हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरुकुल कोचिंग सेंटर पे, जहां हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिस्ट्री की एक सीरीज, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम होने वाला है ईंटें, मन के और अस्थियां। क्या नाम होने वाला है बेटा? ईंटें, मन के और अस्थियां। अच्छा, इस चैप्टर से वो हम सही तरीके से पूरा समझेंगे और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके लिए इसमें सारा कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहली बात की जाएगी हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेके। किसको लेके बेटा? कालक्रम को लेके। तो इस सभ्यता का कालक्रम 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रहा है। ये सभ्यता 2600 से 1900 के बीच में सिंधु घाटी क्षेत्र में पाई गई है। अच्छा, अब ये सवाल उठता है कि ये ईसा पूर्व क्या होता है या फिर ये ईसवी क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए समझते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, आप जरा ध्यान देना। अच्छा, ये जो मैंने नंबर लाइन लिखी है, इस पे मैंने जीरो लिखा है। जीरो का मतलब है जीरो माना गया है ईसा मसीह के जन्म को, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी घटनाएं हुई उन्हें कहा जाता है ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी घटनाएं हुई उन्हें कहा जाता है ईस्वी। क्या कहा जाता है बेटा? ईस्वी। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्या होता है बेटा? बिफोर क्राइस्ट, यानी यीशु के जन्म से पहले की घटनाएं। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है बेटा? एनो डोमिनी, यानी इनके जन्म के बाद की घटनाएं। अब कुछ लोगों ने बीसी ना कहकर बीसीई भी कहा। क्या कहा बेटा? बीसीई भी कहा, बिफोर कॉमन एरा। और दूसरी साइड कहा गया सीई, यानी कॉमन एरा। अब सवाल ये उठता है कि सर या भैया, हमने जीरो ईसा मसीह के जन्म को ही क्यों माना? तो देखो बच्चा, उस समय पर ब्रिटिश का या फिर हम कहें तो यूरोपीय लोगों का ज्यादा बोलबाला था, इसीलिए जीरो ईसा मसीह के जन्म को माना गया है। चलिए आगे समझते हैं। अब सवाल उठता है बेटा सभ्यता के नाम को लेकर कि हड़प्पा सभ्यता के क्या नाम था, या फिर हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता था। तो देखो यहाँ पर तीन बातें कही गई हैं। एक है हड़प्पा सभ्यता, एक है सिंधु घाटी सभ्यता, एक है कांस्य युगीन सभ्यता। क्या है बेटा? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये तीनों ही नाम एक ही सभ्यता के हैं। अब ये तीनों ही नाम एक ही सभ्यता के हैं। अब लेकिन सवाल ये उठता है तीन नाम पड़े क्यों? तो देखो, पहला नाम जो कि हड़प्पा दे रखा है, पहला नाम जो कि हड़प्पा दे रखा है, भाई हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम खुदाई हुई, जहां से इस सभ्यता के अवशेष पाए गए, जहां से इस सभ्यता के अवशेष पाए गए। अब ये खुदाई की किसने? तो 1921 में। कब? 1921 में दयाराम दयाराम साहनी। अच्छा, आप जो ये दयाराम साहनी नाम है और ये जो डेट है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन
आता है। अगला देखते हैं कि आखिर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा। तो सिंधु जो कि एक नदी है, उस नदी के आसपास इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल पाए गए, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अगला देखो बेटा, कांस्य युगीन सभ्यता किस क्यों कहा जाता है। तो कांस्य क्या है बेटा, एक धातु है। क्या है बच्चा, एक धातु है जिसमें एक तांबा और दूसरा टिन, इन दोनों को मिलाकर एक धातु बनाया गया कांस्य, और इसी धातु के उत्पाद सर्वाधिक इस सभ्यता में पाए गए, आभूषण जैसे कि आभूषण जैसे कि हथियार, जैसे कि बर्तन। तो इस धातु के सर्वाधिक उत्पाद पाए गए। आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसा था, या फिर हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो आप लोग याद रखेंगे कि आकार कैसा था बेटा, तो याद रखना त्रिकोणीय। कैसा आकार था बेटा, तो याद रखेंगे त्रिकोणीय आकार। अब कैसे हो सकता है त्रिकोणीय आकार, जरा देखो एक बार। यहाँ पर आप देखोगे तो पाओगे ये सभ्यता कुछ इस तरीके से भारत में एक त्रिकोणीय आकार में फैली हुई है, जिसमें हमारे ये 3 पॉइंट जो कि होने वाला है, एक उत्तरी बिंदु, एक होने वाला है आपका पश्चिमी बिंदु, और एक होने वाला है आपका दक्षिणी बिंदु। इसके साथ साथ आपको एक बिंदु और याद रखना है, जिसे कहा जाता है पूर्वी बिंदु। अब इन सब बिंदुओं के नाम क्या है, तो देखो नाम आपको याद रखने हैं बेटा, नाम आपको याद रखने हैं। उत्तरी बिंदु जो कि था मांडा, ये कहाँ स्थित था, जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित था, जम्मू कश्मीर में। पूर्वी बिंदु आलमगीर नगर, क्या था, आलमगीर नगर, जो कि कहाँ स्थित है, तो आज के यूपी में हिंडन नदी पे। दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है बेटा, दईमाबाद। कहाँ था, दईमाबाद, जो कि आज के महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र में। पश्चिमी बिंदु जो कि था सुत कांगे दूर, जो कि कहाँ है, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। कहाँ पर है, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर। यहाँ तक अगर आपको सारी बातें समझ में आई है, तो एक बार जरा इन सारी चीजों को देखिए। चलिए बेटा आगे समझते हैं हड़प्पा संस्कृति को लेकर, कि हड़प्पा संस्कृति क्या है। तो देखिए, जब कोई भाषा, शैली, विशेष कोई प्रकार पूरे एक क्षेत्र में एक जैसा फैला हो, उसी को कहा जाता है संस्कृति। देखो कैसे, संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों द्वारा वस्तुओं के समूह के लिए किया जाता है। शैली में विशिष्टता, यानी वहां पर कुछ एक जैसा पाया जाए। आमतौर पर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, यानी किसी एक क्षेत्र में पाया जाए ये सब कुछ। अवधि के भीतर एक साथ पाई जाती हैं, अवधि के भीतर एक साथ पाई जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आप समझेंगे हड़प्पा के लोगों की निर्वाह रणनीतियां, कि हड़प्पा के लोग अपने भोजन संबंधी अपने जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाते थे। यानी इसमें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ की दिनचर्या को। किसको बेटा, दिनचर्या को। तो दिनचर्या क्या होती है, जरा समझते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज है हड़प्पा सभ्यता में भोजन संबंधी आदतें, कि यहाँ के लोगों की भोजन संबंधी आदतें कैसी थी। तो मैं आपको कहूँ, ये वेज तथा नॉन वेज दोनों हुआ करते थे, ये वेज तथा नॉन वेज दोनों हुआ करते थे। अब ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इस समय पर जब इनके घरों की, इनके आसपास के क्षेत्रों की खुदाई की गई, तो वहां अलग अलग प्रकार के अवशेष पाए गए, जिसमें जानवरों की हड्डियां,
गेहूं, जौ, तिल, ये सारी चीजें वहां से पाई गई हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी। यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी कैसी थी, तो देखें यहाँ पर बैलों का उपयोग शुरू हो चुका था, यानी कि बैलों का उपयोग खेती में साथ ही साथ सामान ढोने के लिए किया जाता था। अब हमें कैसे पता चलता है, तो टेराकोटा के मॉडल्स से, जो कि हमें चोलिस्तान तथा बनावली के क्षेत्र से पाए गए हैं। अगला देखें तो कालीबंगन, जो कि एक क्षेत्र है राजस्थान में, वहां से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ जुते हुए खेतों में दो प्रकार के खांचे थे, यानी कि कुछ इस तरीके से जो हम मेढ़ वगैरह बनाते हैं, इस तरीके से ये खांचे पाए गए हैं। इसके साथ साथ धोलावीरा गुजरात से क्या पाया गया बेटा, जलाशय पाया गया। अब जलाशय किस लिए पाया गया होगा, मोस्टली जलाशय का उपयोग पुराने समय में खेती में सिंचाई के लिए किया जाता था। इसके साथ साथ एक जगह है शोतुरघई, एक जगह है शोतुरघई, एक जगह है शोतुरघई, जो कि पाई जाती है आपकी अफगानिस्तान में। कहां पर है बेटा, अफगानिस्तान में। यहाँ पर नहरों के अवशेष मिले, यहाँ से क्या मिला, नहरों के अवशेष मिले, जिससे पता लगाया जा सकता है कि वहां पर भी पानी इधर से उधर ले जाकर खेती की जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस चैप्टर का भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से कई बार सवाल आए हैं। लगभग लगभग हर साल इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात, मोहनजोदड़ो क्या है, तो सबसे बड़ा शहरी स्थल, यानी इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी स्थल, इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी स्थल। इसकी खोज किसने की, तो 1922 में, 1922 में। नाम याद रखेंगे, राखलदास, राखलदास बनर्जी। क्या नाम याद रखेंगे बेटा, राखलदास बनर्जी। आपको ये नाम याद रखना है। अब देखते हैं आगे। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। भाई जब यहाँ पर क्षेत्र की खुदाई की गई तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में शवों के अवशेष प्राप्त हुए। भाई ये एक नियोजित शहरी केंद्र था, और यहाँ पर शहरों को दो भागों में बांटा गया था। किन दो भागों में बांटा गया था, एक था दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। अब आइए इसे समझते हैं। दुर्ग क्या है बेटा, तो दुर्ग एक ऐसा क्षेत्र जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में भी सेम यही फोटो है। आप एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ा कुछ तो समझ में आएगा। देखें जरा कि दुर्ग होता क्या है। भाई इसे ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, यानी कि इस जगह को बनाने के लिए पहले एक नीचे ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म टाइप बनाया गया। उसके बाद इसके ऊपर से भवन वगैरह बनाए गए होंगे। इसमें क्या है बेटा, पश्चिमी भाग में स्थित है। ये कहाँ पर है, पश्चिमी भाग में। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ प्रशासनिक भवन पाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर प्रशासनिक भवन है तो प्रशासनिक लोग भी रहा करते थे। अधिकांश नगरों में दुर्ग दीवारों से घिरा हुआ था, यानी जो ये दुर्ग बनाया गया है इसे चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी, इसकी चारों तरफ से घेराबंदी की गई थी। अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीजें पाई जाती हैं, उनके बारे में समझें। पहला है स्नानागार। क्या है, स्नानागार। आज के टाइम पे स्विमिंग पूल की तरह दिखता है, ये आज के टाइम के स्विमिंग पूल की तरह कुछ पाया गया है। अब इसके महत्व और इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज, महान स्नानागार प्राचीन दुनिया का सबसे पहला सार्वजनिक जल टैंक है, यानी यहाँ पर भारी मात्रा में जल को इकट्ठा किया जाता था। साथ ही साथ एक बड़ा आयताकार टैंक है जिसको चारों ओर से गलियारों से घेरा गया है, यानी कि ये बीच में आपका ये आपका पानी वाला क्षेत्र यानी स्नानागार हो गया। इसे इस तरीके से चारों ओर से घेरा गया। नीचे उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनी थी, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में। साथ ही साथ ईंटों को जमीन पर पहले बिछाया गया, यानी यहाँ पर पहले ईंटें बिछाई गई इसमें।
इसके बाद इस पे जिप्सम का गारा डाल दिया गया। अब जिप्सम का गारा होता क्या है, जिस तरीके से आज के टाइम पे लोग अपनी फर्श कराते हैं उसी तरीके से पहले ये जिप्सम के गारे से किया जाता था, जो कि सूखने के बाद बहुत ही मजबूत हो जाता था, कुछ फर्श की तरह ही बन जाता था। इसके साथ साथ भाई देखो, तीन तरफ कमरे थे, एक कमरे में बड़ा कुआं था। कुआं सबको पता है, कुआं किस लिए होता होगा बेटा? कुआं सिंपल सी बात है, इसमें पानी भरने के लिए कुआं रखा गया था। पुरातत्वविदों के अनुसार ये एक दैवीय अनुष्ठान या फिर बड़े किसी प्रयोजन में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जब पूरे सभ्यता के लोग एक जगह इकट्ठे होकर यहाँ पर किसी प्रकार की पूजा वगैरह करते थे। चलिए आगे समझते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसमें पूछा जाता है वो है माल गोदाम। क्या है ये बेटा? मोहनजोदड़ो के दुर्ग में मिली एक विशाल संरचना। अब माल गोदाम नाम से ही पता चल रहा है, माल का अर्थ होता है कि भैया यहाँ पर कितना सामान या फिर अनाज रखने के लिए बनाया जाता होगा। नीचे का हिस्सा ईंटों से बना हुआ था, ऊपर का हिस्सा लकड़ी से बना हुआ था। अनाज को संरक्षित करने के लिए इसे प्रयोग में लाया जाता था। देखते हैं, अब अगला आ जाता है निचला शहर। क्या आ जाता है बेटा? निचला शहर। कि निचला शहर क्या है? तो देखो, निचला शहर शहर के निचले हिस्से में स्थित था तथा पूर्वी भाग में। कहां पर? एक तो ये भाई दुर्ग थोड़ा ऊंचा था, तो ये उससे थोड़ा नीचे था, लेकिन इसे भी ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था और इसे भी चारों ओर से दीवार से घेरा गया था, यानी इसके भी प्रॉपर तरीके से घेराबंदी की गई थी और यहाँ पर आम जनता रहती थी। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, वो है सड़कें और जल निकास प्रणाली। सड़कें और जल निकास प्रणाली देखते हैं। हड़प्पा नगरों में जल निकास की एक सुनियोजित व्यवस्था थी। सड़कों और गलियों को अनुमानित ग्रिड पद्धति में बांटा गया था। अब ग्रिड पद्धति क्या है? तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है? एक नगर है। ये क्या है? एक नगर है। तो पहले इस प्रकार से सड़कें बनाई गई, फिर इस प्रकार से कुछ गलियां बनाई गई होंगी, फिर इस प्रकार से कुछ गलियां बनाई गई और ये सभी गलियां एक दूसरे को, ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर। भाई समकोण पर काटती थी। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, यानी प्रॉपर 90 डिग्री पर इन सड़कों को बनाया गया था। पहले नालियां बनी, फिर सड़कों और गलियों को बनाया गया, उसके बाद उनके साथ साथ घर बनाए गए। यानी यहाँ पर सब कुछ कुछ इस तरह से हुआ कि भाई नालियां भी इनके साथ साथ इनके साइड में इसी ग्रिड पद्धति से बनाई गई और बाहर की मोटी सड़कों पे मुख्य नाले भी बनाए गए। देखो, नालियां पक्की ईंटों की बनी थी। कैसी बनी थी बेटा? पक्की ईंटों की बनी थी और चूने और जिप्सम के गारे से क्या किया गया था? इसे भी जमा दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ बात की जाएगी, अर्नेस्ट मैके ने जल निकास प्रणाली की तारीफ की। साथ ही साथ हर गली की नालियां मुख्य नालों से जुड़ी हुई थी। नालों में जगह जगह पर हौदियां बनी हुई थी। देखो, कुछ इस तरीके से नाले बने हुए थे कि बीच बीच में ये हौदियां बनी हुई थी कि ऊपर ऊपर से पानी निकल जाए और नीचे सारा कचरा यहाँ रह जाए, ताकि इसे बाद में निकाल के साफ किया जा सके। साफ करने के लिए और इन हौदियों को बड़े बड़े चूना पत्थर के पटिया जैसे चीजों से ढका गया था, ताकि सफाई भी की जा सके। आगे देखते हैं। अब आता है आवासीय भवन। देखो, आवासीय भवन में देखो थोड़ा सा खास है, जरा समझे ना इस चीज को कि भाई ये जो कैसे घर थे, आंगन केंद्रित घर थे। साथ ही साथ आंगन में खाना वगैरह सामूहिक कार्य किए जाते थे। जमीनी स्तर पर कोई खिड़की नहीं थी। मुख्य द्वार प्रवेश द्वार से आंतरिक या आंगन प्रत्यक्ष दृश्य नहीं था। इसका अर्थ क्या होता है? यानी इनका कुछ घर इस प्रकार से बना हुआ था जिसमें ये इनका आंगन हुआ करता था और इसके साथ ये सारे कमरे जुड़े होते थे। इनके साथ ये सारे कमरे जुड़े होते थे। दरवाजा इनका कुछ यहाँ पर हुआ करता था और यहाँ आंगन में जाने के लिए कुछ इस तरीके से रास्ता बना हुआ था,
यानी बाहर से कोई आता जाता आदमी, कोई आता जाता व्यक्ति सीधे आंगन में ना देख सके कि क्या हो रहा है, या फिर खिड़की वगैरह ना बनाने का एक मकसद ये था कि भाई घरों में गोपनीयता रखी जाती थी। क्या रखा जाता था? गोपनीयता रखी जाती थी। इसके साथ साथ देखो और क्या था इसमें, हर घर में बाथरूम बने होते थे, बाथरूम नालियों से जुड़े होते थे। साथ ही साथ कुछ घरों में दूसरी मंजिल भी पाई गई। और देखो भाई, यहाँ पर राहगीरों के लिए बाहर वाली साइड, घर के बाहर वाली साइड के कमरे में कुआं होता था, जिसका बाहर से दरवाजा भी होता था, ताकि कोई भी आकर यहाँ पर पानी वगैरह आकर आराम से पी सके। चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। माल प्राप्त करने संबंधित नीतियां, कि यहाँ पर माल प्राप्त यानी कि ये जो सारी चीजें यहाँ पर ये लाते थे, या फिर यहाँ पर जो भी व्यापार होता था, होता कैसा था? तो दो तरीके से था। एक था बस्तियां स्थापित करके, दूसरा अभियान भेजकर वहां के स्थानीय समुदायों से संपर्क करके। यानी कि जब इन्हें लगता था कि भाई अब हमारे क्षेत्र में कुछ नया आना चाहिए, या फिर आसपास के क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने के लिए ये क्या करते थे, कुछ लोगों की टोलियां हर एक दिशा में भेज दिया करते थे। जहां इन्हें लगता था कि भाई यहाँ कोई लोग रहता है, तो उनके साथ बातचीत करके उनसे वो माल प्राप्त कर लिया जाता था। या फिर अगर वहां पर कोई भी नहीं है, तो वहां पर वो अपनी बस्ती स्थापित कर लेते थे। जैसे कि लोथल, जैसे कि लोथल। आगे देखो, अब ये दूर देशों से संपर्क कैसे करते थे? तो हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन जैसे देशों से संपर्क था। अब ये संपर्क होता कैसा था? तो ये होता था नाव के माध्यम से। कैसे होता था बेटा? नाव के माध्यम से, यानी पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते। साक्ष्य के रूप में हड़प्पा की मुहरें, बाट, पासा, मन के मुहरे, मुहरों पर मुहरों पर जहाजों और नाव का चित्रण भी शामिल है। तांबा भी संभवतः ओमान से मंगाया जाता था। अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो ओमानी तांबा में कार्बन पाया जाता है, वही सेम टू सेम कार्बन के अवशेष भारत में पाए गए तांबों में भी पाया गया। इसके साथ साथ एक हड़प्पाई मर्तबान जो कि ओमान से पाया गया, उसे देखकर भी ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, हमारे ओमान से व्यापारिक संबंध थे। आगे देखो, तीसरी शताब्दी में मेसोपोटामिया के लेखों में भाई मागन, जो संभवतः ओमान है, भाई मेसोपोटामिया के लेखों में मागन का जिक्र है, और मागन जो कि ओमान के लिए उपयोग किया गया है, और साथ ही साथ वहां से तांबा मंगाया जाता था। देखो अगला, मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन, मागन तथा मेलुआ। अब जो ये मेलुआ था, ये हड़प्पा के लिए इस्तेमाल होता था। किसके लिए इस्तेमाल होता था? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए। तो भाई इनका मेसोपोटामिया से भी व्यापार हुआ करता था, जिसमें ये सारी चीजें बताई गई हैं भाई, कार्नेलियन पत्थर, लार्जवादी मणि, तांबा, सोना और भी विविध प्रकार की चीजें ये आपस में एक दूसरे से व्यापार किया करते थे। अब समझते हैं आगे। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक बताते हैं, तुम्हारा पक्षी हाजा। हाजा यानी कि मोर। किसके बारे में कहा गया है बेटा? मोर। किसके बारे में कहा गया है? मोर। जहां उसकी आवाज राजप्रसन्न में सुनाई देती है। संपर्क के लिए समुद्री मार्गों का इस्तेमाल करते थे। देखो ये रहा मेसोपोटामिया, ये रही हड़प्पा सभ्यता, ये रहा आपका मागन, ये रहा दिलमुन। ये आपस में इसी रास्ते से व्यापार किया करते थे। अब देखते हैं इसके अगले टॉपिक को, मुद्रांकन और मुहरे, या फिर मुहरे और मुद्रांकन। देखो ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा समझ लेना। अब मुद्रांकन होता क्या है? मुद्रांकन होता क्या है? बेसिकली इसका इस्तेमाल लंबी दूरी में व्यापार को सेफ्टी के पर्पज से किया जाता था। जैसे आज के टाइम पर सील लगा दी जाती है किसी चीज पर। क्या लगा दी जाती है बेटा? सील लगा दी जाती है, ताकि इस बात का बिल्कुल प्रूफ रहे कि हाँ भाई, ये जो चीज है इसकी बीच में कहीं भी छेड़छाड़ नहीं हुई। तो ये मुद्रांकन करते कैसे थे? तो ये मिट्टी को गीला करके उस पे अपनी मुहर लगा देते थे, और मिट्टी को सूख जाने के बाद भाई, अगर वो मिट्टी मान लो रास्ते में मुहर कहीं टूट गई, या फिर वो निशान कहीं से भी टूट गया, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, रास्ते में कहीं छेड़छाड़ की गई है। क्लियर है? आगे देखो, बाट
पार्ट क्या होते हैं, तो जो आज के लिए हम किलो वगैरह में इस्तेमाल करते हैं सारी चीजें, वो भी इस्तेमाल करते थे। कि भाई विनिमय पार्टों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित था। ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और ये निशान रहित होते थे, मतलब बिल्कुल प्लेन बनाए जाते थे कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये दुआधारी होते थे, यानी एक साइड कुछ नंबर्स लिखे होते थे और एक साइड कुछ नंबर्स लिखे रहते थे। साथ ही साथ ये दशमलव प्रणाली पर भी आधारित थे और ये दो के टेबल से थे, दो की पावर में थे। दो, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरीके से बांटों को बांटा गया था। आगे देखो, लिपि। भाई लिपि के बारे में क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो आप जरा सा उसे देख लीजिए कि लिपि क्या है। तो हड़प्पाई लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है भाई, ये अभी तक नहीं पढ़ी गई है। कैसे भाई, ये अभी भी रहस्यमय लिपि कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि पढ़ी ही नहीं गई। इसमें शब्दों की संख्या 375 से 400 पाई गई है। साथ ही साथ ये चित्रात्मक लिपि थी और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी अगर ये आपकी कॉपी है, ये आपकी कॉपी है, तो इस तरफ से लिखा जाता था, इसमें इस तरफ से ऐसे उर्दू की तरह लिखा जाता था। तो दाएं से बाएं या फिर उल्टी तरफ से लिखी जाती है। देखो भाई, दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब ये लिखावट हमें कहाँ कहाँ पाई गई? मुहरों पर, तांबे के औजारों पर, मर्तबानों पर, अलग अलग जो भी वस्तु इस समय पर पाई गई, ये सारी चीजें वहीं से हमें मिला। अगला है, प्राचीन सत्ता को लेकर क्या कहा जाता है? तो प्राचीन सत्ता, देखो बेटा, यहाँ पर 3 तरीके की चीजें हैं जो पुरातत्वविदों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अच्छा, पुरातत्वविदों ने इन सबको, पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पर 3 बात कही गई। एक ही शासक, अलग अलग शासक, एक ही शासक, अलग अलग शासक, किसी प्रकार का कोई शासक ना होना। इसका मतलब क्या है? इनका कहना है पहली तरफ कि भाई पूरी सभ्यता में एक जैसा सब कुछ है। क्या है? एक जैसा सब कुछ है। पूरी व्यवस्था में एक जैसे अब मुहरे, बाट तथा लिपि पाई गई, तो इसे देख के ये कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में एक ही राजा हुआ करता था। फिर कुछ लोगों ने कहा, पुरातत्वविदों ने, कि नहीं भाई, इतने बड़े क्षेत्र पर किसी एक आदमी का शासन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कहा गया? तो इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कोई संघ बना रखा होगा। क्या बना रखा होगा? संघ बना रखा होगा, कि बहुत सारे राजाओं की टोली रही होगी, उन्होंने एक संघ बनाया और अपने पूरे इस प्रदेश में एक जैसी व्यवस्था स्थापित की, ताकि ये क्या कर सके? विकास वृद्धि कर सके। अगला देखो बेटा, कुछ कहते हैं कि इसमें कोई भी शासक नहीं था भाई, कोई शासक नहीं था। ये सभ्यता केवल और केवल व्यापारियों द्वारा बसाई गई थी। किसके द्वारा? व्यापारियों द्वारा, यानी व्यापार आधारित थी। जब यहाँ पर व्यापार खत्म हो गया, ये सभ्यता भी खत्म हो गई। आगे देखो, बात की जाएगी यहाँ के धार्मिक विश्वास को लेके, बात की जाएगी यहाँ के धार्मिक विश्वास को लेके। तो देखो, यहाँ पर मातृ देवी की मुहरें पाई गई। महान स्नानागार से ये पता लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर कोई एक बड़ा इवेंट होता था, जिसमें सारे एक साथ आते थे और किसी अनुष्ठान को मनाते थे। आगे देखो, अग्नि वेदिकाएं पाई गई। अग्नि वेदिकाएं क्या होती है? हवन कुंड। कालीबंगन से, लोथन से, तो इस तरीके से ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ भाई, ये हवन वगैरह भी करते थे। एक सींग वाला जानवर की मुहर पाई गई, जिसे धार्मिक विश्वास से जोड़ा गया है। प्रकृति की पूजा करते थे। देखो भाई, प्रकृति की पूजा तो आज भी होती है, तो प्रकृति की पूजा तब भी। और जो आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा ना, मेसोपोटामिया, उसमें भी प्रकृति की पूजा की जाती थी। आगे देखो, आद्य शिव की मुहरें पाई गई। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये आद्य शिव की मुहर है, ये मातृ देवी की है, ये मातृ देवी की है। लिंग की पूजा, ये क्यों कह सकते हैं? तो यहाँ से हमें लिंग के कुछ इस तरीके से अवशेष मिले हैं, इस तरीके से कुछ हमें अवशेष मिले हैं छोटे मोटे। शमन क्या होते हैं? ऐसे लोग जो तांत्रिक होते हैं, जैसे झाड़ फूक में विश्वास रखते हैं, तो इनके भी अवशेष पाए गए हैं। अच्छा, एक चीज याद रखने वाली बेटे, एक चीज याद रखने वाली है, इस पूरी सभ्यता में हमें कोई भी मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली है। यानी कि ये जो भी जैसा भी हमें मिला है, ये सब कुछ हमने अपने अनुमान पे लगाया है कि देखो भाई, ऐसा होता होगा या वैसा होता होगा। यहाँ पर कुछ भी जो भी कहा गया है इसमें, वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। ये सिर्फ हमारी मान्यता है, हमने माना है, हमारे पुरातत्वविदों ने इसे माना है। देखो,
अब बात की जाएगी कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यानी जो सभ्यता इतनी बेहतर चल रही थी, जहां सब कुछ व्यापार वगैरह हो रहा था, लोग तरक्की कर रहे थे, अच्छा खासा पैसा आ रहा था, नगर इन्होंने दूर दूर के इलाकों में बसा रखे थे, उसके बावजूद भी कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। आखिर ऐसा क्या रहा होगा कि इस सभ्यता का, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक रही, उसका अंत कैसे हुआ। तो देखो, सबसे पहला हो सकता है प्राकृतिक कारण। कोई यहां पर कोई बाढ़ आ गई होगी भाई, सूखा पड़ सकता है, बाढ़ आ गई होगी, सूखा पड़ गया होगा, जिसके कारण लोगों को यहां से छोड़ के जाना पड़ा होगा। महामारी फैलना, महामारी कैसी महामारी, अभी तो सबको याद ही होगा कि भैया जैसे कोरोना 2020 में फैली थी, कुछ उस प्रकार से अभी भी इस समय पर कोई महामारी फैल गई होगी। अच्छा, ईंधन के लिए लकड़ियों की कमी। भाई ईंधन क्या होता है, तो भाई यहाँ पर आग वाग जलाने के लिए, चीजों को इस्तेमाल करने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ के जंगलों की भारी मात्रा में कटाई हुई, जिसकी वजह से लकड़ियों की कमी हो गई। या फिर कहा जाता है बाहरी आक्रमण। बाहरी लोग कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया, कहा जाता है आर्यों द्वारा आक्रमण, यानी आर्य कुछ लोग थे जो कि आए, इन्होंने इन पर आक्रमण किया और इन्हें इस जगह से भगा दिया। अगला है नदी द्वारा मार्ग बदल लेना। क्या, नदी द्वारा मार्ग बदल लेना। अब देखो, लास्ट टॉपिक जो इसमें आपको देखना है, महत्वपूर्ण परिपक्व स्थल हड़प्पा, जहां पे क्या पाया गया, सिटाडेल यानी दुर्ग, ग्रेनरी यानी कि माल गोदाम, और देखो वेयर हाउस भी भाई माल गोदाम है एक तरीके से। ग्रेट बाथ, ये आपका स्नानागार। द प्रिस्ट किंग, पुरोहित राजा। डांसिंग गर्ल, नृत्य, नृतक करके कुछ। टेराकोटा मॉडल ऑफ फ्लो, यानी हल के अवशेष, हल के मॉडल पाए गए। हल समझते हो ना बेटा, जिससे खेती की जाती है। कहाँ से, कालीबंगन से पाया गया। अपलोड फील्ड यानी जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। फायर एल्टर्स यानी अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं। सोतुरघई से क्या क्या पाया गया, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स यानी नहरों के अवशेष। वाटर रिजर्वेयर्स यानी जलाशय, कहाँ से पाया गया, धोलावीरा से। चनुदड़ों से क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी कि मनकों का निर्माण होता था यहाँ पर, मनकों का निर्माण। और देखो, नागेश्वर से भी क्या पाया गया, मनकों का निर्माण। क्या पाया गया, मनकों का निर्माण। इसके साथ साथ यहाँ से भी यही हुआ। डॉकयार्ड यानी एक बंदरगाह। क्या बेटा, बंदरगाह। अब पोर्ट सिटी यानी बंदरगाह शहर। देखो, अब कुछ क्षेत्र जो कहाँ पर थे, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ पर है, पंजाब में। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। सुतकांगेडोर कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कोट दीजी कहाँ पर है, सिंध पाकिस्तान में। बनावली कहाँ है, हरियाणा में। चनुदड़ो कहाँ है, सिंध में। ऐसे करके सारे पॉइंट्स को देख लीजिए और आप एक बार इन सबको समझ लीजिए। एक बार आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अब आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 की। आई होप ये वीडियो में आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।